नमस्कार। बिहार का बादशाह में आपका स्वागत है। बिहार में काफी ऊहापोह के बाद एनडीए के खेमे में फिलहाल कुछ शांति नजर आ रही है। ये तय हो गया है कि जेडीयू और बीजेपी साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी अलग से चुनाव लड़ रही है। क्या वाकई सब कुछ साफ हो गया है या कंफ्यूजन अब भी बरकरार है? इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में कैपिटल टीवी के मुख्य संपादक डॉक्टर मनीष मौजूद है। डॉक्टर मनीष, क्या ऊपर से शांति दिख रही है और अंदर अभी भी हलचल है, या वाकई मान ले कि पूरा पानी शांत हो गया एनडीए में? देखिए, जब भी कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला होता है तो एक पिन ड्रॉप साइलेंस तो वही है इस वक्त वहाँ। तो अभी जो एनडीए के अंदर में जो ऊहापोह की स्थिति है उसकी कई सारी वजह हैं। एक तो झगड़ा जेडीयू और बीजेपी के बीच कि भाई हम बड़ा भाई तो वो छोटा भाई, तो जो कुल मिलाकर के जो बातचीत जो समझ में आ रही है कि वो कि 122 सीटें जेडीयू के पास है, क्योंकि नीतीश कुमार की ये जिद थी कि कम से कम एक सीट भी जो है वो बीजेपी से ज़्यादा लेंगे। तो वो 50-50 पे मसला हो गया। 243 सीटें हैं तो 121 और 122, बीजेपी 121 पे लड़ेगी और 122 पे। लेकिन जो ओरिजिनल करार ये था कि इसमें जीतन राम मांझी जो हम पार्टी के हैं वो भी हैं और एलजेपी भी है। अब जीतन राम मांझी को जेडीयू के कोटे से सीट मिलेगी और एलजेपी को बीजेपी के कोटे से मिलना था पहले, पर अब तो एलजेपी अलग हो गई। अब अचानक से उसमें चिराग पासवान ने एक विस्फोट कर दिया। उसने कह दिया कि भाई हमें नहीं लड़ना है नीतीश कुमार के नेतृत्व में। और ये मार्केट ये अपने आप में एक अलग कहानी है और इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि तूफान अभी आने वाला है। अभी सिर्फ तूफान के आने से पहले की शांति, क्योंकि बिहार है, वहाँ पे राजनीति बहुत सारे लोग बहुत हिसाब से सोच चुके टिकट। अब उन्होंने क्या कह दिया है कि भाई वो सब सीटों पे वो चुनाव लड़ेंगे। अब सब सीटों पे चुनाव लड़ेंगे तो इतना बड़ा तो पार्टी एलजेपी है नहीं बिहार में। बिहार में पार्टी मजबूत है लेकिन इतनी बड़ी पार्टी भी नहीं है कि वो सब सीटों पे लड़ सके। और सब सीटों पे लड़ने के लिए तो जेडीयू को भी सोचना पड़ जाएगा। आरजेडी के पास उतनी स्ट्रेंथ है, कांग्रेस पार्टी के पास भी सब सीटों पे लड़ने लायक उम्मीदवार नहीं है, वामपंथियों के पास भी नहीं है। तो कहानी ये चल रही है कि जेडीयू के अंदर लोगों को ये लग रहा है कि ये जो है बीजेपी वालों ने एक गेम खेल दिया है लोक जनशक्ति को लेकर, लोक जनशक्ति को लेकर के कि ये लोग जेडीयू के खिलाफ ज़्यादा मजबूत कैंडिडेट खड़ा करेंगे। और क्योंकि जो भाषा जो आ रही है, चिराग पासवान ने क्या कहा? चिराग पासवान ने ये कहा कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन चुनाव के बाद बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। तो यानी कि बीजेपी के साथ तो हैं। अब इसमें कंफ्यूजन की स्थिति ये है कि लोग ये कह रहे हैं कि भैया कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी ने जानबूझकर ये गेम खेला कि जहां जहां जेडीयू के उम्मीदवार होंगे, क्योंकि ये खबरें ये भी आ रही है कि जहां जहां जेडीयू के उम्मीदवार होंगे एलजेपी सिर्फ वहीं लड़ेगी। मतलब आप जेडीयू को हराने के लिए उम्मीदवार उतार रहे हो और ये भी कह रहे हो कि चुनाव के बाद हम बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर नहीं चाहिए। तो इसका मतलब तो बिल्कुल साफ है कि ये स्ट्रेटजी ऐसी है कि जिसमें अगर जो 120-21 सीट है, जो कैलकुलेशन आ रहा है, जो पता चल रहा है कि 80 के आसपास बीजेपी चुनाव जीत जाएगी और वही 30 के आसपास आप इधर उधर से अगर आप जोड़ जाड़ करके अगर आप बना लेते हैं तो नीतीश कुमार की छुट्टी। ये बताइए कि एनडीए के खेमे में अगर लोक जनशक्ति पार्टी चली गई तो क्या कुछ नए मेहमान भी आने वाले हैं? देखिए, नए मेहमान की तो बातचीत चल रही है। जैसे कि वीआईपी जो उधर के खेमे से रूठ गया, वीआईपी पार्टी महागठबंधन में थी जहां आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथियों का भी, वाम मोर्चा का भी बड़ा अजीबोगरीब स्थिति है। कई सारे लोग उससे रुष्ट हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से लोग तो सवाल पूछेंगे कि वामपंथियों ये नक्सलियों के साथ आप क्यों सरकार बना रहे हैं, क्योंकि उसमें 3 पार्टी है। एक पार्टी सीपीआई है, वो कन्हैया वाली पार्टी,
डी राजा वाली पार्टी, दूसरा येचुरी सीपीएम और तीसरा सीपीआई एमएल माले मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट और नक्सली। कुछ लोगों को समझ में नहीं आता कि भाई ये नक्सली पार्टी है। सीपीआई एमएल ये जेएनयू के अंदर में जो लोग आयसा वाले हैं, इनका स्टूडेंट विंग आयसा है कि जब छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ के जवान शहीद होते हैं तो यही सीपीआई एमएल माले वाले, आयसा वाले, ये लोग दिवाली मनाते हैं, रैलियां निकालते हैं, खुशी मनाते हैं। ये वही गैंग है जो कश्मीर को पाकिस्तान को सौंप देना चाहता है। ये वही लोग हैं जो भारतीय सेना को रेपिस्ट बताते हैं। वो तो खैर उस पार्टी की एक सदस्य है, वो जो जेएनयू की जो प्रोफेसर जिसके बारे बयान के बारे में आप बता रहे हैं कि ये सब है, कविता कृष्णन वगैरह सब इसी पार्टी की है। तो ये सारे लोग इन लोगों के साथ मिलके वहां पे बनाया जा रहा है महागठबंधन। अब ये महागठबंधन तो बन गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी को तो सवाल पूछना पड़ेगा कि आपकी विचारधारा क्या यही है? क्योंकि राहुल गांधी तो कहते कि हम तो विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसीलिए वो जेएनयू जा पहुंचते हैं, और जेएनयू जहां पहुंचते यही लोगों के साथ खड़े होते हैं, उमर खालिद एंड कंपनी। तो ये जो विचारधारा की लड़ाई है, तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और तमाम कांग्रेस के जो चट्टे बट्टे हैं, इनको बताना पड़ेगा कि विचारधारा की ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा का ये कैसा कुरूप चेहरा है कि आप नक्सलियों के साथ बॉम्ब से उड़ाने वाले, और ये कम्युनिस्टों के ऊपर भी लागू होता है। ये सीपीआई एमएल वाले, इनके ही खिलाफ कांग्रेस की सरकार ने, इनके तो पूरे चारू मजुमदार से लेकर के कानू सान्याल के, इनका जो पूरा जो ढोंग था कि नक्सलवादी आंदोलन चल रहा है, उसको जो ठोकाई जो की है तो कांग्रेस पार्टी ने की, और जो कुछ बच गया था वो सीपीएम ने किया था, और अभी लोग सब साथ में हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी विचारधारा के हिसाब से वो डिरेल हो चुकी है। और ये क्यों ऐसा हो रहा है ये भी मैं आपको बता दूं कि यही सीपीआई एमएल में के जो स्टूडेंट लीडर्स हुआ करते थे जेएनयू के अंदर, वही आजकल प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी के सलाहकार बने हुए हैं। तो जो उसको कह सकते हैं, एक तो नीम के ऊपर करेला है ना। तो ये खेल जो है वो चल रहा है। और इन सब के साथ मिलकर के लालू प्रसाद यादव की पार्टी, लालू प्रसाद यादव के बगैर 0 सन्नाटा है। लालू अगर होते तो इस कॉम्बिनेशन से ईंट बजा करके रख दिए होते एनडीए की, नीतीश कुमार और बीजेपी की। लेकिन वो फिलहाल जेल के अंदर है चारा घोटाला के केस पे। तो इसलिए, और मसला इतना पुराना भी हो गया है कि कोई सिंपैथी वोट भी नहीं मिलने वाला है। और जिस तरीके से इनका बर्ताव रहा है दोनों बेटों का, चाहे वो तेजस्वी हो या फिर तेज प्रताप हो, उससे यादवों के बीच भी कुछ डिसग्रंटल्ड एलिमेंट्स हैं जो लोकल लीडरशिप, उनको लगता है कि उनकी बात अब सुनी नहीं जाती है। और चूंकि ये ज़मीनी रूप से ये लोग राजनीति तो किए नहीं, तो राजनीति में कदम ही रखा है, तो ये कुनबा भी जो है बिल्कुल वो चरमराया सा लग रहा है। लेकिन मनीष जी, इस पूरे चुनाव के दौरान आपको लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत का मसला भी कहीं ना कहीं लोगों के वोट को प्रभावित करेगा? देखिए, ये सवाल हर बिहार के वोटर के दिमाग में है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ। ये सारे लोग जानना चाहते हैं। और मैं आपको बता दूं, सिर्फ बिहार ही नहीं, देश भर में सारे लोग, और खास करके महिलाएं, वो जानना चाहती, समझना चाहती कि भाई आखिर उसके साथ हुआ क्या। और इस तरह का मुहिम दुनिया में पहले कभी नहीं देखा गया। बहुत सारे सुपरस्टार्स, बहुत सारे आर्टिस्ट, बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स की संदिग्ध अवस्था में मौत हुई है, लेकिन आज तक इस तरीके का जो पब्लिक मूवमेंट जो बन जाता है वो अभी तक कभी किसी केस में नहीं देखा गया। और इसलिए ये कहा जा सकता है कि इसका असर होगा। अब इसका असर कैसा होगा, किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, तो आप इस बात को समझ लीजिए। अगर मौत के केस में सीबीआई कुछ आगे बढ़ती है, तब तो बीजेपी को इसका फायदा मिल जाएगा।
अगर सीबीआई कोई एक्शन नहीं लेती है और गोल गोल घूमती और रहती गोल गोल घुमाती, जैसे इसको लटकाना भटकाने का काम जो अभी तक कर रही है वैसे ही चलता रहा, तो इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ जाएगा, क्योंकि लोगों के सेंटिमेंट्स इतना ज़्यादा चार्ज्ड है, एक बात। और इसलिए जो अक्लमंद पॉलिटिशियंस होते हैं वो इशारों में बात करते हैं। आपने देखा कि अभी नॉमिनेशन का टाइम आ गया है, तो 2 दिन पहले सुशांत के पिताजी नीतीश कुमार से मिले, बाकायदा वीडियो फोटो वगैरह सब छपा, तो एक सिग्नल गया कि भाई एनडीए के लोग जो है सुशांत के परिवार के साथ खड़े। हैं। तो साथ में तो एनडीए है, तो विरोध में कौन है? तो विरोध में है संजय राउत। और मैं आपको बता दूं, संजय राउत ने जिस तरह के गलीज हरकत इसने की है, जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत को उसने चरित्रहीन बताया, जिस तरह की भद्दी भद्दी टिप्पणियां की, और जिस तरीके से एक पॉपुलर पुलिस ऑफिसर गुप्तेश्वर पांडे के बारे में गुप्त रोग और पता नहीं कितनी गंदी भाषा में इसने अपने अखबार में लिखा है, इसका खामियाजा तेजस्वी यादव को भी भुगतना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी को भी भुगतना पड़ेगा। और वामपंथियों की तो कोई गिनती नहीं है, वो वैसे भी न 3 में है न 13 में है, वो सिर्फ अखबारों में है और सोशल मीडिया में है। बाकी इन दोनों पार्टियों को बाकायदा इसके लिए भुगतना पड़ जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि जो चुनाव के दौरान अभी जो कोरोना टाइम्स है, तो इसलिए रैलियां वगैरह तो नहीं होगी। अगर रैलियां वगैरह होती, जुलूस निकलते, तो देश बिहार की जनता वो बता दी होती कि आप किसी हीरो के मरने के बाद इस तरह का लांछन, इस तरह की चीज़ें अगर आप करते हैं, उसका राजनीतिक खामियाजा क्या हो सकता है, ये बिहार के लोग बता दिए होते। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी से, राहुल गांधी से, प्रियंका वाड्रा से ये सवाल पूछा जाएगा कि एक शख्स जो इस दुनिया में नहीं है, उसको चरित्रहीन, उसको ड्रगी, उसको ड्रग एडिक्ट, उसको एक फेल्ड एक्टर, मतलब तमाम तरह की जो गालियां हो सकती है, बेइज्जत किया जा सकता है, जितनी भी कालिख पोती जा सकती है, वो काम महाराष्ट्र में आपके एक अलायंस पार्टनर के द्वारा किया जा रहा है। इस पे आपके मुंह के अंदर दही क्यों जमी हुई है, इसका जवाब कांग्रेस पार्टी को देना होगा और तेजस्वी यादव को भी देना होगा, क्योंकि ऑल ऑफ देम दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ यूपीए। वो कांग्रेस की छत्र छाया में विपक्ष की राजनीति करते हैं, तो ये इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये नहीं भाग सकते कि महाराष्ट्र में संजय राउत किस तरह की घिनौनी बातें कर रहा है। संजय राउत तो छोड़ दीजिए, इनकी अपनी पार्टी के लोग, अधीर रंजन को देख लीजिए, एम्स की रिपोर्ट आने के बाद तुरंत बोलते हैं रिया को बाहर किया जाए, उसको रिहा किया जाए। सुरजेवाला किस तरह की बयानबाजी करते हैं, तो कांग्रेस के तो अंदर ही ऐसे भस्मासुर हैं। तो आपने ये जो पूछा कि भाई कि सुशांत के मसले में क्या होगा, इन्फ्लुएंस तो होगा। लोग सुशांत को लेकर के लोग सोचेंगे कि वोट किसको देना है, नहीं देना है, और इसमें जो खामियाजा नजर आ रहा है इनकी करतूत की वजह से, इनकी हिपोक्रेसी की वजह से, और अब तक जो इन लोगों ने स्टैंड लिया है, ये विपक्ष को बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ने वाला है। मनीष जी, सुशांत का मुद्दा तो जैसे आपने बताया कि कहीं ना कहीं अपना असर दिखाएगा, लेकिन अगर हम महागठबंधन और एनडीए की बात करें तो आपको क्या लगता है, ज़मीनी हकीकत क्या है, किसका पलड़ा भारी लग रहा है? देखिए, चुनाव बड़ा ही कॉम्प्लेक्स होता है, और बिहार जैसे राज्य में ये आकलन कर पाना कि किसकी बढ़त है, कौन पीछे चल रहा है, ये बहुत ही मुश्किल काम है। ये मीडिया में बहुत सारे लोग करते हैं, सर्वेज वगैरह भी करते हैं, सर्विस भी आता है, वो क्या बताता है, वो आपको एक ग्राउंड फीलिंग बता सकता है कि भाई फिलहाल जो है वो आगे है, वो पीछे है। लेकिन चुनाव बिहार में हमेशा टफ चुनाव होते हैं, वन साइडेड कभी नहीं होता। इस बात को दिमाग में आप बना करके रखिए। अभी जो स्थिति है वो स्थिति ये है कि एनडीए का भी अपर हैंड दिख रहा है, लेकिन ये अपर हैंड वोटिंग तक रहेगा या नहीं रहेगा, वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। जैसे प्रचार कैसा हो, और सबसे इससे प्रचार के अलावा कैंडिडेट्स आप कैसे दे रहे हैं। अगर आपके कैंडिडेट्स बेकार आपने चुन लिए, टिकट्स खरीद बेच करके आप लोगों को दे रहे हैं, तो फिर क्या होगा, फिर आप हार जाएंगे। बहुत सारी पार्टियां हैं, जैसे आप देखिए कि आम आदमी पार्टी यूपी में भी लोगों को खड़ा कर देती है, पंजाब में भी बहुत जगह लोगों को खड़ा कर दिया,
बहुत सारी बीएसपी भी खड़ा कर देती है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी जहां वो नहीं है लेकिन फिर भी उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं, तो उसमें ये खबर आती है कि भाई वो टिकट बिक रहा है, ये टिकट बेचते हैं। तो अगर पॉलिटिकल पार्टीज अगर अपने अपने टिकट को बेचने लग जाएगी, अंदर कुछ गलत तरीके से टिकट का बंटवारा होगा, आप उम्मीदवार के चुनने की प्रक्रिया में आप गड़बड़ करते हैं, प्रचार में गड़बड़ करते हैं, पोलिंग मैनेजमेंट जो बूथ मैनेजमेंट है, क्या आपने अच्छे उम्मीदवार भी दे दिए, आपने अच्छा प्रचार भी कर दिया और मालूम चला कि भाई जो वोटिंग के दिन आपका मैनेजमेंट जो है बहुत फिसड्डी है, तब भी आप हार जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा जो मैनेजमेंट है उस पर डिपेंड करता है कि भाई चुनाव के नतीजे क्या होंगे। लेकिन बस आप एक अंदाज लगा सकते हैं कि अभी फिलहाल जो स्थिति है उसमें कौन आगे है कौन पीछे है। तो फिलहाल तो यही दिख रहा है कि वहाँ पे बीजेपी और एनडीए की सरकार, जेडीयू की सरकार जो है वो कंफर्टेबली अभी आगे चल रही है। लेकिन ये क्या पोलिंग तक आगे चलेगी, यही लाख टके का सवाल है। और साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि अब पार्टियां जब टिकट का बंटवारा करेंगी तो एक अनार 100 बीमार वाले हालात मुझे लगता है कई सीटों पर पैदा होंगे। हाँ। उनसे कैसे निपटा जाएगा। सही, ये बहुत बड़ी बात है। सब विद्रोही खड़े हो जाते हैं तो उनसे पार्टी कैसे निपटती, जैसे आप कह रहे हैं कि मैनेजमेंट, बूथ मैनेजमेंट और ये सब करना पड़ेगा। तो उस पर भी हमारी नजर रहेगी। फिलहाल विस्तार से जानकारी आपने दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार के बादशाह में अभी के लिए बस इतना ही। लेकिन अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया से लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।